चलेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति देखेंगे। एक प्रश्न रहता है चैप्टर से, ठीक है, नृत्य वगैरह के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, देख लेते हैं। लेकिन मेंस के लिए चैप्टर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए, ठीक है। किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन की पहचान बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन की महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिहार कलात्मक दृष्टि से बिहार का इतिहास काफी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है, ठीक है। बिहार की कला के इतिहास में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई है, ठीक है। बिहार के कला एवं संस्कृति को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बिहार की कला में सबसे पहले आपको देखिए स्थापत्य कला, फिर है आपको क्या है चित्रकला है, फिर आपको क्या है संगीत है, फिर है नृत्य एवं लोक नाट्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है पर्व त्योहार है, उसके बाद क्या देखेंगे मेला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे स्थापत्य कला। तो मौर्य काल के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार में कला परंपरा के अस्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होता है, ठीक है। मौर्य काल के द्वारा बने राजप्रसाद, ठीक है, कहाँ से मिला है मौर्य काल के समय का चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, कुम्हरार, ठीक है। पटना के कुम्हरार से जीता है। ठीक है, ये पटना से आपको प्राप्त हुआ, पटना के कुम्हरार में, ठीक है। ये राज्य प्रसाद जो था चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये बना हुआ था मुख्य लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्तंभ भी आपको मिले हैं, स्तूप भी मिले हैं, गुफा भी मिले हैं, ठीक है। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। यहाँ से एक विशाल कच्छ का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ है, ठीक है। कितने इसमें ये राज्य प्रसाद की बात करेंगे, कुम्हरार पटना से जो प्राप्त हुआ है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 80। 80 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, ठीक है, 80 स्तंभ है। ये गोलाकार स्तंभ एकास्म पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। कैसे क्या चीज के बने हुए हैं, गोलाकार है और साथ में एकास्म पत्थर से बने हुए हैं। संभवतः ये महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। ये महल क्या था, पत्थर के स्तंभ पर क्या चीज से निर्मित था, ये लकड़ी से लकड़ी। निर्मित था, ठीक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्मक पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया। एकास्मक पत्थर समझते हैं ना, विकास कोई एक ही त्रास कर पत्थर पर। एक ही पत्थर का, जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, आप इसी के काट छाट करके इसका रूप दे देंगे, ठीक है, इसको मूर्ति बना देंगे, इसका कुछ बना देंगे, उसको बोलते हैं एकास्म पत्थर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे पत्थर के जोड़ के तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक पत्थर को अगर बनाएंगे तो उसको काटने छाटने के लिए बहुत कलात्मक चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत अधिक मतलब उसमें वो लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करा। इन स्तंभों पर शीर्ष पे पशुओं की आकृति है जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित है। आप देखेंगे बिहार में यह स्तंभ कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है अशोक के, ठीक है। सबसे पहले स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त होता है। ये कहाँ पे पड़ता है लौरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ जो है अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया, कहाँ से प्राप्त होता है लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम पश्चिम के चंपारण पश्चिमी चंपारण। लौरिया अरेराज कहाँ से प्राप्त हुआ, लौरिया अरेराज के पूर्वी पूर्वी चंपारण। चंपारण। रामपुरवा कहाँ से है, पूर्वी चंपारण। और बसाड कहाँ से है, वैशाली। वैशाली। वैशाली से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे ये सारे के सारे जो स्तंभ जो है, ठीक है, कहाँ से मिले, विभिन्न जगहों से मिले। सबसे पहले अशोक के स्तंभ बिहार में कहाँ कहाँ से, लौरिया नंदनगढ़ से, लौरिया अरेरा से, रामपुरवा से और बसार से मिला है, ठीक है। एग्जाम में आपसे जगह भी पूछा जाएगा से बिहार से अशोक के स्तंभ प्राप्त है लौरिया नंदनगढ़ वर्तमान स्वरूप में किस जिला में है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, लौरिया नंदनगढ़ किस जिला में है, तो क्या बताएंगे, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। लौरिया अरेराज किस जिला में है, तो क्या बताएंगे, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में, ठीक है भाई। रामपुरवा कहाँ पे पड़ता है, रामपुरवा तो क्या बताएंगे, रामपुरवा पूर्वी पूर्वी चंपारण। चंपारण में। बिल्कुल, रामपुरवा पूर्वी चंपारण। बसाठ कहाँ पे पड़ता है, बसाठ तो क्या बताएंगे, वैशाली में। बिल्कुल, ठीक है। तो बसाठ की बात करेंगे तो बसाठ जो है आपको वैशाली में पड़ता है, ठीक है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह एकास्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू से पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। तो ये एकास्म स्तंभ की बात करेंगे, धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। कहाँ से कहाँ कहाँ के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है, चुनार में। देखिए चुनार जो है बनारस के पास में एक जगह है, ठीक है, कहाँ पे है चुनार, बनारस के पास। बनारस के पास में एक जगह। चुनार का किला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चुनार के किले के लिए लड़ाई भी हो चुकी थी, ठीक है। और चुनार के किला को मतलब क्या कि शेर शाह सूरी के हाथ में था,
शेरशाह सूरी ने एक विधवा से विवाह किया था जिसका नाम था लाड मलिका, ठीक है, तब जाके इनको चुनार की किला हाथ लगी थी, ठीक है। तो ध्यान में, चुनार का किला जो है सो अपने आप में, चुनार जो जगह जो सो अपने आप में लाल बलुआ पत्थर के लिए जानी जाती है, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। अभी भी ये जो शहर में बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनता है, ठीक है। छोटा सा शहर है लेकिन सुंदर शहर नहीं है, पर छोटा सा जगह है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? आजीवक के प्रतिपादक कौन थे? मकलीपुत्र बिल्कुल ठीक है, तो मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बराबर एवं नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो क्या बताएंगे? अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने करवाए थे, ठीक है। आइए बाबर की गुफाएं की बात करेंगे, बिहार के किस जिला में मिलेगा, तो क्या बताएंगे? जहानाबाद। बिल्कुल, कहाँ पे मिलेगा? जहानाबाद मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जहानाबाद जिला में आपको ये मिलेगा, ठीक है। किसके लिए करवाया गया था यहाँ पे गुफा का निर्माण, किसके लिए करवाया गया था, क्या बताएंगे? आजीवक संप्रदाय के ठीक है, आजीविकों के लिए करवाया गया था, ठीक है। किसके लिए? आजीविकों के लिए करवाया था। गुफाओं के भीतरी भाग पे चमकीली पॉलिश का उपयोग इनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आप देखिए मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब एक यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है। कहाँ से मिली है? पटना सिटी में जाएंगे ना तो एक यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है। यक्ष, यक्ष नहीं यक्षनी है, क्या है ये? यक्ष, 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 यक्षनी कह लीजिए। ये मूर्ति आपको मिली है दीदारगंज से मिली है। कहाँ से मिली है? पटना के दीदारगंज से मौर्य कालीन यक्षनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास से प्राप्त हुए। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है, हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। क्या चीज से निर्मित हुआ है? बालुआई पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? तो यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है, पटना से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है? पटना के दीदारगंज से, ठीक है। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई। संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हुई, ठीक है। मूर्ति जो है नग्न रूप में है, ठीक है। अंदाजा क्या लगाया जाता है कि जैन तीर्थंकर की मूर्ति होगी, ठीक है। जैन तीर्थंकर के 2 संप्रदाय थे, ठीक है। 2 संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय जो नग्न रहते थे, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे? दिगंबर दिगंबर, ठीक है। ध्यान रखें, इनका निर्माण की बात करेंगे। ये पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां जो मिली है, संभवतः ये जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां है। इनका निर्माण किस शैली में हुआ है, तो क्या बताएंगे? कायोदस। बिल्कुल, कायोतस मुद्रा, कायोतस सग्र मुद्रा में हुआ है, ठीक है। ये क्या था? ये जैन शैली है, ठीक है। क्या है? निर्माण की कौन सी शैली है? जैन शैली है, ठीक है। जैन शैली, ठीक है। जैना स्टाइल ऑफ स्कल्पचर कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सा मुद्रा है? कायोत्सर्ग मुद्रा है, ठीक है। आप चलेंगे फिर पटना सिटी का एक जगह है दीदारगंज। दीदारगंज से क्या प्राप्त हुआ है? तो एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षनी कहा जाता है या फिर यक्षी। यहाँ पे स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है, पुरुष की भी मूर्ति मिली है, महिलाओं की भी मूर्ति मिली है, ठीक है। पटना के लोहानीपुर से, ठीक है, 2 पुरुष की नग्न मूर्तियां मिली है जो कि जैन शैली की मूर्तियां हैं। और पटना के दीदारगंज से यक्षनी की प्रतिमा आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो ये सारे तो हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य काल के समय में किस तरीके से बिहार में स्थापत्य कला का विकास हुआ, सो देख रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे स्थापत्य कला का विकास बिहार में पाल शासन के समय में, ठीक है। देखेंगे पाल शासन काल में 2 मूर्ति बनाने वाला बहुत ही सुंदर चित्रकार थे। क्या नाम था उसका? नाम बता सकते हैं दोनों चित्रकार का नाम? कई बार मैंने उसका नाम बताया याद रखने के लिए। धीमन और बिटपाल धर्मपाल था, धर्मपाल और बिटपाल। धीमन है। बिल्कुल, धीमन और बिटपाल था। क्या नाम था उसका? धीमन और बिटपाल नाम था, ठीक है। ध्यान में उसको रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, नाम भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या नाम था? धीमन और बिटपाल जो है सो नाम है, ठीक है। नालंदा के हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। धर्मपाल फाउंडर था, ठीक है, मूर्तिकार नहीं था। पाल काल के दौरान स्थापत्य में मूर्ति कला कला के रूप में जाना जाता है। आप देखिए उदंतपुरी एवं विक्रमशिला दोनों के दोनों क्या था? ये महाविहार थे, ठीक है, या फिर एजुकेशन का सेंटर था। पाल कला का स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण अगर पूछे उदंतपुरी एवं विक्रमशिला की बात करेंगे तो ये पाल कला के स्थापत्य का प्रमुख सुंदर उदाहरण है। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।
गया में निर्मित विष्णुपद, गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य कला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। सिंपल क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा, चलिए बताइए विष्णुपद मंदिर आपको कहाँ पे दिखेगा, तो क्या बताएंगे? गया। विष्णुपद मंदिर तो गया। बिल्कुल कहाँ पे, गया में गया। दिखेगा, ठीक है। तो विष्णुपद मंदिर की बात करें वो कहाँ पे मिलेगा, गया में मिलेगा, ठीक। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस जिला में पड़ेगा भी, उदंतपुरी? बिहार शरीफ सर, बिहार शरीफ में अब उसकी नई बिल्कुल मूर्ति ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखिए बिहार शरीफ में पड़ेगा, ठीक है। ये विक्रमशिला कहाँ पे है? ये भागलपुर में पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भागलपुर में। अब देखिए पाल काल में मूर्तिकार के पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग होता था, ये भी बहुत सुंदर है, ठीक है। पाल काल में जो मूर्ति जो बनता था, क्या चीज का बनता था? पत्थर का भी बनता था और कांसे का भी बनता था, ठीक है। कांसे की मूर्ति के लिए प्रमुख रचनाकार जो थे, जिनका नाम मैंने बोला पहले लेने के लिए, क्या नाम था? जी सर, धीमन और धीमन और बिटपाल, ठीक है, ध्यान रखें। धीमन और बिटपाल से एक प्रश्न और भी पूछता है, ये पालकालीन मूर्तिकार तो थे, किसके समकालीन थे? ठीक है, तो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे, ठीक है। धर्मपाल एवं देवपाल के क्या थे, दोनों के दोनों समकालीन थे। याद रखिएगा, धीमन और बिटपाल तो पालकालीन मूर्तिकार थे, किसके समकालीन थे, तो क्या बताएंगे? धर्मपाल एवं बिटपाल के सहायक, मतलब ये क्या थे, समकालीन थे। कांसे से बनी मूर्तियां सांचे में ढाली जाती थी, ठीक है। इसके लिए नमूने नालंदा के, ठीक है, कुर्कीहार से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नालंदा एवं कुर्कीहार, कुर्कीहार कहाँ से पड़ता है? कुकरिया गया में पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो कुर्कीहार की बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा, गया में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो पाल काल में जो मूर्तियां जो बनती थी, ठीक है, उसको किसमें ढाली जाती थी, सांचे में ढाली जाती थी। किसमें ढालते थे उसको? सांचे में ढालते थे, ठीक है। सांचा समझ रहे हैं ना, एक तरह का मतलब सांचा बना हुआ था, उसमें डालते थे, मूर्ति बन के निकल जाता था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके लिए जो दो मूर्तिकार जो थे बहुत अधिक फेमस थे, जिनका नाम था धीमन और बिटपाल, किसके समकालीन थे, किस पाल शासक के समकालीन थे धीमन और बिटपाल? धर्मपाल और देवपाल। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल और, ठीक है, देवपाल के मतलब क्या था, समकालीन थे। आपको इसका नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, ये एक कांसे से बनी प्रतिमाएं आपको कहाँ कहाँ से मिली है, तो क्या बताएंगे? नालंदा नालंदा के से, कुर्कीहार, नालंदा से और कुर्कीहार जो गया से, गया। हाँ, बिल्कुल, नालंदा से कुर्कीहार से मिले, ठीक है। कुर्कीहार कहाँ पे पड़ता है, क्या बताएंगे? गया। गया में। कुम्हार कहाँ पे पड़ता है, कुम्हार? कुम्हरार पटना। कुम्हार पटना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, पाल कला के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। किसी से बनी है? पाल कला में, पाल काल में पत्थर की मूर्तियां क्या चीज की बनी हुई थी, क्या बताएंगे? काले बैसाल काले बेसाल पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए थे। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो पाल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के ठीक है, बौद्ध और हिंदू के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। बौद्ध के लिए भी साथ में हिंदुज्म के लिए भी, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। जैनिज्म के लिए नहीं है, बौद्ध और हिंदुओं दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे भीमन और बितपाल से प्रश्न पूछ चुका है, तो किस समय के प्रमुख चित्रकार थे, किनके समकालीन थे, तो धर्मपाल और देवपाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। और अनंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया? विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था? सर, धर्मपाल, विक्रमशिला धर्मपाल और पुरी गोपाल। बिल्कुल, ओडंतपुरी का करवाया था, गोपाल करवाया था, विक्रमशिला का धर्मपाल करवाया था, ठीक है। इसके समय में एक, इसी के पाल के शासक काल में एक सोमपुरा बिहार बना था, सोमपुरा। जी सर। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये बांग्लादेश में पड़ता है, अभी कहाँ पे है, ये भारत में नहीं है अभी, ठीक है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग चलेंगे, ये हो गया प्राचीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला में भी देखेंगे। तो तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत की बात करेंगे तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है, ठीक है। तो तुर्क काल की बात करेंगे तो तुर्क काल में, ठीक है, तुर्क काल में बिहार की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है, तो क्या बताएंगे? बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मलिक मकबरा। इब्राहिम। बिल्कुल ठीक है, तो बिहार शरीफ में स्थित आपको मिलेगा मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा। कहाँ पे? तो बिहार शरीफ में। इसका निर्माण कब कब किया गया था, इसका निर्माण? 1353 में। 1353 में, ठीक है। इस पर किस शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है? तुगलक शैली। चलो, बिहार में आपको शेरशाह सूरी का ही मकबरा मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा शेरशाह सूरी का मकबरा?
सासाराम में। चलिए इस पे किस शैली का प्रभाव है, आपको क्या बताएंगे, किस शैली का प्रभाव है इस पे? अफगान शैली। अफगान शैली का प्रभाव है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1545 में। प्रारंभ हो गया था, ठीक है, 1545 के मध्य में हुआ, ठीक है। इसके बाद झील पे ये मिलेगा, झील के बीच में मिलेगा, ठीक है। आकार कैसे है इसकी? अष्टकोणीय। अष्टकोणीय, ठीक है। ये मकबरा चबूतरों पे बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां, इनकी छत पे एक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां इस्लाम शाह का भी मकबरा है, ठीक है। मतलब शेरशाह सूरी का जो फैमिली का भी मकबरा आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी का मकबरा आपको सासाराम में पड़ता है। अफगान शैली का है, ध्यान में रखेंगे। 1545 के मध्य में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आकृति की बात करें कैसी है, अष्टकोणीय है, ठीक है। बात करेंगे तुगलक काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत की बात करेंगे तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम में भी मलिक इब्राहिम का मकबरा है, जो कि मतलब बात करेंगे तुगलक शैली का है, ठीक है। ये सब याद आपको रखना है, ठीक है। मुगल शैली की इमारत बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है। तो शाह दौलत का मकबरा आपको कहाँ पे मिलेगा? शाह दौलत का मनेर में मिलेगा, ठीक है। किस शैली का बना हुआ है ये? मुगल शैली का। तो मुगल शैली का निर्माण किसने करवाया था? शाह बिल्कुल, दौलत। जिसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति, ठीक है, किसने करवाया था? इब्राहिम खान काकर ने करवाया था। किसने करवाया था? इब्राहिम खान काकर ने इसका निर्माण करवाया था। कौन था ये? जहांगीर के शासनकाल में बिहार का गवर्नर था, ठीक है। कौन था ये? बिल्कुल, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का गवर्नर था, ठीक है। तो मुगल शैली की इमारत की बात करें, मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में बनी कौन सी इमारत है, तो क्या बताएंगे? शाह दौलत का मनेर मकबरा। बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, शाह दौलत की बात करेंगे तो मनेर का मकबरा है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खां काकड़। इब्राहिम खां काकर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इब्राहिम खां काकर ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ये? मनेर में। मनेर पटना। बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पे मिलेगा, तो मनेर पटना में ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसका निर्माण की बात करें किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? लाल बल। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। सुंदर जाली, ऊंचा चबूतरा एवं भव्य गुंबद इनके मुख्य आकर्षण के सेंटर है, ठीक है। सबका नाम याद रखेगा। तो चलिए आप हमको बताएं, बिहार में, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिहार में मुगल शैली का कौन सा मकबरा आपको दिख जाएगा? मुगल स्टाइल के मनेर मकबरा सर। बिल्कुल, शाह दौलत शाह का मनेर, ठीक है। तुगलक शैली का तुगलक शैली का मलिक ये बयां का मलिक मकबरा। इब्राहिम मलिक बाया या फिर मलिक इब्राहिम का मकबरा, ठीक है। अफगान स्टाइल का, अफगान शैली का शेरशाह का मकबरा। बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शेरशाह का मकबरा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा आपको मिलेगा, अफगान शैली का मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। नहीं सर। चलिए आप चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब आगे भी और कुछ प्रश्न देखना है हम लोग को, ठीक है। आप चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा एकदम मॉडर्न में चलते हैं, ठीक है। यूरोपियन आर्किटेक्ट या फिर स्थापत्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूरोपियन वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गोथिक शैली, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे गोथिक शैली। गोथिक शैली क्या होता है, तो गोथिक आर्ट क्या होता है? सबसे पहले आर्ट किसके द्वारा लाया गया था? गोथिक आर्ट पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इस आर्ट में क्या चीज का निर्माण करते थे? मेनली क्या बनता था इस आर्ट में, ठीक है। मेनली इस आर्ट में जो बनता था आपका क्या बनता? चर्च बनता था। क्या बनता था? चर्च बनता था, ठीक है। अब देखिए पटना समाहरणालय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, पटना कॉलेज भवन, स्थापना 1863, ठीक है। वीडियो में हम गलत बोल दिए 1843, सुधार दीजिएगा। बांकीपुर चर्च में पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हॉलैंड लिखा हुआ है, ठीक है। हॉलैंड को डच कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हॉलैंड को? क्या बोलते हैं? डच कहते हैं, ठीक है। डच वहां के लोगों को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीदरलैंड भी कहा जाता है, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच ऑल आर सेम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे गोथिक शैली की बात करेंगे, पटना संग्रहालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली प्रमुख उदाहरण। पादरी की हवेली है क्या? सर ये भी एक तरह का चर्च है।
चर्च एक तरह का चर्च क्या होता है, पूरे ही तरह का चर्च है। पादरी की हवेली चर्च को बिहार ही का सबसे पुराना चर्च है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चर्च अगर बिहार का सबसे पुराना अगर आपका चर्च अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, पादरी की हवेली ही बताएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए किस बांकीपुर। स्टाइल में, सर जो क्या, चर्च में रहते हैं हमको उन्हीं को लगता तो है सबसे पादरी पुराना बोलते हैं। बांकीपुर चर्च है ना, नहीं बिहार नहीं, का। पादरी की हवेली पुराना सबसे होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से पादरी की हवेली सबसे पुराना चर्च है, ठीक है। पढ़े हाँ, कहीं तो पादरी की हवेली सबसे पुरानी चर्च है, एक बार देख लीजिए। और ये कहाँ पे है, तो ये पटना सिटी के पादरी की अंदर आपको हवेली है मिलेगा, जो पटना सिटी में है। ठीक है। हाँ, सबसे हाँ पुराना वही ही होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किस शैली में इसका निर्माण किया गया तो कौन सा शैली बताएंगे, गोथिक गोथिक शैली। शैली। गोथिक स्टाइल, ठीक है। गोथिक स्टाइल जो था मेनली पुर्तगालियों के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मेनली इस शैली में आपको क्या बनता था, तो ज्यादातर आपको क्या बना, चर्च ही बनता था, ठीक है। अब भारत की सबसे पहली चर्च जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी, केरल में। पटना। पुर्तगाली के द्वारा केरल में पुर्तगाली के द्वारा, केरल में भारत की सबसे पुरानी चर्च है, लेकिन गोवा में पुर्तगाली ने बनाया बनाया गया था, था। इसे गोवा में बनाया था, ठीक है। संत कैथेड्रल करके जो चर्च जो है ना, जो कि सबसे बड़ी चर्च भी है, वो आपको गोवा में मिलेगा, ठीक है। आप चलेंगे गोलघर, गोलघर पटना में तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस किस आर्ट में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, यूरोपियन में। यूरोपियन निर्माण कला में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब प्रारंभ होता है, गोलघर का गोलघर का निर्माण भी बनाई किसने शुरू किया था, किसके डिजाइन में, किसके शासनकाल में, ठीक है, सब बताइए, सब पढ़ाया हुआ है। याद में यार उसको। क्या याद आता है, क्यों भूल जाते हैं आप लोग। सबसे पहले कब निर्माण किया गया था, बिहार में अकाल कब आया था, 1773 के आसपास सर, 1697। 1770 में बिहार में अकाल आया था, ठीक है। 1770 में सन्यासी विद्रोह 1770। भी हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण कब किया गया, गोलघर का निर्माण, 1771 में। नहीं 71 में नहीं है। गोलघर का निर्माण शुरू हुआ था 1784 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1784 में बनना शुरू हुआ था, उस समय शासन किसका, जो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल होगा, ठीक है। बन के तैयार होता है 1786 में, 1786 में किसका शासन होगा, कॉर्नवालिस का होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कॉर्नवालिस। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेनली क्या चीज के लिए, तो अनाज को स्टोर करने के लिए, किस लिए इसका निर्माण करवाएगा, ठीक है, अनाज। क्या चीज के लिए। और इसका वास्तुकार कौन था, जॉन गास्टियन था, क्या नाम था उसका, जॉन गास्टियन जो था इसका वास्तुकार था, ठीक है। क्या नाम था, जॉन गास्टियन। कैसे लिखेंगे जॉन गास्टियन, लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जॉन गास्टियन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। तो 1770 में बिहार में अकाल पड़ा, और 1770 में भी अकाल पड़ता, फिर उसके कुछ दिन के बाद फिर अकाल पड़ गया, दो दो अकाल पड़ता है। इन सब की समस्या को देखते हुए एक सुझाव दिया गया से बिहार में क्या किया जाएगा, अन्न को भंडार करने के लिए क्या किया जाएगा, स्टॉक हाउस बनाया जाए, ठीक है। इसी को देखते हुए 1784 में गोलघर का निर्माण प्रारंभ होता है, और 1786 में गोलघर का निर्माण मतलब क्या होता है, ठीक है, बनकर मतलब तैयार हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी आकार कैसी है, ठीक है, ध्यान रखिए, आकार कैसी है, आकार बता सकते हैं, अंडाकार। ठीक अंडाकार है, टाइप। स्तूपाकार है, ठीक है, कैसी आकार है, स्तूपाकार है, ठीक है, स्तूपाकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्तूपाकार कैसे है, जैसे बौद्ध में, बौद्धिज्म में आपने देखा ना, वो बौद्धिज्म में स्तूप बनता था कि नहीं बनता था बौद्ध में, ठीक है, तो उसी तरह की इसकी आकार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। सेमी और एक बार मैं सीडी भी आपसे पूछाना था, 145 सीडी आपको देखने को इसमें मिलती है, कितनी सीडी है, 145 सीडी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा तो मतलब इसे कितने टन अनाज को रखा जा सकता था, तो 1,40,000 टन के अनाज को यहाँ पे स्टॉक करके रखा जा सकता था, कितना, 1,40,000 टन, 1,40,000। ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में सबसे भयंकर अकाल कब आया, तो 1770 में अकाल आता है। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया, तो 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आता है। वैसे बिहार में आपदा तो आता ही रहा है, ठीक है। तो किस शैली का है, मेरा मेनली प्रश्न ये था, गोलघर जो बनाया गया किस शैली का है, तो क्या बताएंगे, यूरोपियन। यूरोपियन का है, ठीक है, यूरोपियन का है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पटना कॉलेज, पटना संग्रहालय, या फिर बांकीपुर चर्च, पटना, पटना की स्थित पादरी की हवेली किस शैली का है ये, गोथिक शैली। गोथिक शैली का। अगर पूछा जाएगा कि शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा किस शैली का है, तो क्या बताएंगे, मुगल शैली। मुगल शैली का, ठीक है। पूछा जाएगा शेर शाह सूरी का जो मकबरा जो वो किस शैली का है, तो क्या बताएंगे, अफगान शैली। बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा किस शैली का है, तो क्या बताएंगे, तो तुर्क।
तुगलक, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारा के सारा जो था हम लोग किससे पढ़े, आर्किटेक्ट से पढ़े, आर्किटेक्चर से प्रश्न पूछे, ठीक है, स्थापत्य कला से। अब हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे मुख्यतः चित्रकला, ठीक है, पेंटिंग से प्रश्न लेंगे, ठीक है। बिहार, बिहार पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है। जैसे बिहार में एक चित्रकला विकसित हुई जिसको हम लोग किस कला के नाम जाते हैं, मेंस में खूब प्रश्न पूछा, मेंस में आप लोग को पढ़ाऊंगा भी अलग से। कौन सा कला है? पटना कलम। पटना कलम, ठीक है, पटना कलम, पटना कलम विकसित हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? मिथिलांचल की। ठीक है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इन सब से प्रश्न खूब आता है, ठीक है। जादो पटिया चित्रकला, ठीक है, थंका चित्रकला, मंजूषा चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, पटना कलम, ये सब आपको मेंस के लिए आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो चलिए सब पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए सब पे थोड़ा देख लेते हैं। तो पटना कलम की बात करेंगे, 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे 1707 में क्या होता है, ठीक है। क्लास के बाद थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे औरंगजेब का मतलब क्या होता है, औरंगजेब मतलब 1700 क्या, औरंगजेब रूल में आता है, ठीक है, औरंगजेब क्या होगा, रूल में आएगा, ठीक है। औरंगजेब रूल में आएगा तो मुगल दरबार के जितने भी चित्रकार जो होते हैं, ठीक है, सबको मतलब क्या कर देता है, वो मतलब दरबार से बाहर कर देता है, ठीक है। क्या होता है, सबको मतलब दरबार से बाहर कर देता है, जितने भी चित्रकला जो थे, तो मुगलों के दरबार में रह के अपने जीवन यापन को, जीविका उपार्जन जो करते हैं, सबके सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में चित्रकला जो होता है, चित्रकार जो होता है फैल जाते हैं। तो बिहार में भी उनका आना होता है। जब बिहार में जाते हैं तो मुगल शैली जो कि मुगल चित्रकारों के द्वारा लाई गई थी, ब्रिटिश शैली और साथ में मतलब स्थानीय कला का शैली जब आपस में जब सम्मिश्रण होगा तो कौन सा शैली का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं पटना कलम, ठीक है। जिसमें किसका किसका सम्मिश्रण होता है, मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक नवीन चित्रकला शैली का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम शैली का नाम दिया गया। इस कला शैली की प्रमुख विशेषता लघु चित्रों का निर्माण था। इसका निर्माण कागज तथा हाथी दांत पे किया जाता था। क्या चीज पे इसका निर्माण करते थे, तो क्या बताएंगे? कागज और कागज तथा हाथी दांत पे करते थे। इसमें मुगलों की भव्यता आप देखेंगे, जो मुगल दरबार में जो रहने वाले चित्रकार थे क्या चीज को पेंट करेंगे, भव्यता को मुगल की पेंट करेंगे, ठीक है, भव्यता। हाई फाई चीजों को दिखाएंगे, राजा को देखेंगे थ्रोन पे बैठे हुए, राजा शिकार कर रहे हैं, या फिर राजा के मतलब महल को दिखाएंगे, इन सब चीजों को दिखाएंगे। लेकिन स्थानीय चित्रकला में इन सब चीजों का अभाव था। यहाँ पे मुगलों की भव्यता की जगह पे यहाँ पे सामान्य पर्व त्योहार को दिखाया जाता था, उत्सव को दिखाते थे, जीव जंतु को दिखाते थे, ठीक है, इन सब चीजों को दिखाते थे। मतलब कोई जो मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है, कुछ महिलाएं जो खेतों में काम कर रही है, हलवाहे जो है से हल चला रहे, इन सब चीजों को मतलब दिखाते थे। मुख्यतः पटना कला में सामान्य जीवन के चित्रों पे प्रधानता दी गई, ठीक है, मतलब सामान्य जनमानस का जीवन यापन कैसा होता, उन सब चीजों पे मतलब क्या दी गई, प्रधानता दी गई, ठीक है। और वहां पे बात करेंगे पहले क्या चीज पे, जो मुगल चित्रकला जो थी मेनली क्या चीज पे थी, भव्यता पे थे, ठीक है। भव्यता मतलब कितना विशाल चीज है, मुगल दरबार के अंदर में जो सबसे राजा के बारे में दिखा रहे हैं, राजा सिंहासन पे है, राजा शिकार कर रहा है, ठीक है, राजा के ठाट बाट को दिखा रहा है, ठीक है, ये जनरली चीज होता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो पटना कलम जो विकसित होकर क्या जनमानस की चीजों को मतलब दिखाएंगे। अब पटना कलम में तीन तीन चित्रकला की शैली का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। कौन कौन है, मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय, ठीक है, समझ गए। अब उसी के क्रम में दूसरा चित्रकला जो मधुबनी चित्रकला है, मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इस कला के रूप में प्रचलित। देखिए ऐसे नहीं था पुरुष नहीं करते, पुरुष भी इस कला को करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महिलाएं इस कला में क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः किनका जुड़ाव है, महिलाओं का चुनाव है, ठीक है। प्रमुख रूप से भित्ति चित्र एवं अरिपन है, ठीक है। प्रमुख रूप से क्या होता है, भित्ति चित्र एवं अरिपन जो है इनका मतलब क्या है, चित्रकला का मतलब मुख्य ठीक है सब्जेक्ट है। प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पति चित्रों की प्रधानता है। ये बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाते हैं, कोहर वगैरह का चित्र दिखाते हैं, शादी ब्याह से संबंधित दिखाते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य देवता को मतलब क्या क्या बोलते हैं हम लोग, क्या देते हैं, जल दे रहे हैं उसको दिखा देते हैं, ठीक है। बेटी का विदा होने के चित्र को दिखा देते हैं, नहीं शादी में देखिएगा विवाह के समय का जो चीज होता है उसको दिखा देते हैं। ये भी स्थानीय कला ही है, ठीक है, मतलब लोगों के जनमानस में क्या चल रहा है उसी को मधुबनी चित्रकला में भी दिखाते हैं, ठीक है।
अब ये मंजूषा चित्रकला, ठीक है, ये पूछता है सब। मधुबनी चित्रकला तो आपने बता था, मिथिला क्षेत्र का, जैसे मंडलीय चित्रकला दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन मंजूषा चित्रकला बिहार के किस जिले का है ये? मंजूषा चित्रकला, तो बिल्कुल मंजूषा चित्रकला, ध्यान रखिए, यह कला बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पे आधारित है, ठीक है। बिहुला बिसहरी की लोक गाथा, ठीक है। ये बिसहरी समझते हैं ना क्या होता है? बिसहरी पूजा भी बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है ना, इसको नाग पंचमी के नाम से जानते हैं ना, बिसहरी पूजा। नहीं होता क्या आप लोग के यहाँ? होता है। इतनी शांति क्यों है? ठीक है। अरे मम्मी लोग नहीं बना देते, गोबर उबर का देखिएगा, दीवार उबर पे बना देती है, सांप उप का चित्र बना देती है, बिसहरी पूजा। घर में देखिएगा वो रखते, लावा वगैरह रखते खाने के लिए, सब माना जाता है तो नाग सांप आके उसको पंचमी खा में के चला होता जाएगा। है जी सर, नाग तो उसी को पंचमी तो बोले थे बिसहरी पूजा, उसी को नाग पंचमी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि बिहार की कौन सी कला बिलोहा बिसहरी की लोक गाथा पे आधारित है, तो कौन सी कला है? मंजूषा चित्रकला। कौन सी? मंजूषा पेंटिंग या फिर चित्रकला, ठीक है। किस क्षेत्र में प्रचलित है तो क्या बताएंगे? भागलपुर के आसपास। भागलपुर के आसपास में आपको ये कला जो है काफी अधिक प्रचलित आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग थंका चित्रकला, ठीक है। थंका चित्रकला भी अपने आप क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा देखेंगे। थंका चित्रकला, कला का नाम क्या है? थंका चित्रकला, ठीक है। अब थंका चित्रकला किससे संबंधित है? तो थंका चित्रकला मुख्यतः बौद्धिज्म से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लपेटा जा सके, ठीक है। क्या होता है थंका का अर्थ? क्या होता है? लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृति का सम्मिश्रण शैली है। भारत और तिब्बत की संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली को किस चित्रकला के नाम से जानते हैं? क्या बताएंगे? थंका चित्रकला। थंका चित्रकला, ठीक है। थंका चित्रकला किस धर्म से संबंधित है तो क्या बताएंगे? बौद्धिज्म से। किससे संबंधित है? बौद्धिज्म से, ठीक है। आप चलेंगे जादोपटिया। यह संथाल जनजाति क्षेत्र में रीति रिवाजों के धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी? जादोपटिया किस जनजाति से संबंधित है? संथाल, ठीक है। क्या बताएंगे? संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पे जादोपटिया चित्रकारी की जाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा जादोपटिया चित्रकारी किस जनजाति के द्वारा की जाती है? क्या बताएंगे? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है, सब बताइए, संथाल जनजाति के द्वारा कौन सी चित्रकला की जाती है तो क्या बताएंगे? जादोपटिया। चलिए, अगर पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा चित्रकला, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है? मंजूषा, मधुबनी, पटना कलम या फिर थंका चित्रकला, तो क्या बताएंगे? थंका चित्रकला। थंका चित्रकला। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछा है मंजूषा चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में मिलेगी तो क्या बताएंगे? भागलपुर और उसके। चलिए, बिहार की कौन सी चित्रकला बिहुला बिसहरी की लोक गाथा पर आधारित है तो क्या बताएंगे? मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार की किस चित्रकला में, ठीक है, महिलाओं की प्रमुख भूमिका दिखती है तो क्या बताएंगे? मधुबनी। चलिए, बताना है कागज और क्या? जो कोहबर और बताए बहुत सारा, वो मधुबनी पेंटिंग में ही ना आएगी। हाँ, सब मधुबनी में ही आती है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला का नाम, जैसे मिथिला चित्रकला का है, मधुबनी की है, उसी में आता है। कोहबर वगैरह शादी ब्याह में जो चीज सारी चीजें आती है ना, सब इसी में आ जाती है, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। चित्रकला से, आर्ट एंड कल्चर से इतना ही प्रश्न आता है। इसी को बार बार रिपीट कर करके एग्जाम में पूछता है, एक बार इसको रिविजन कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये भी पर संगीत भी पढ़ा दूं? पढ़ा दे संगीत कि कल के लिए रहने दे? संगीत थोड़ा पढ़ा देते नहीं? देखिएगा, बिहार में उत्सवों, त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्थानीय संगीत का प्रचलन रहा है, ठीक है। अब देखेंगे चैता। चैता की बात की एक प्रकार का संगीत है। किस माह में गाया जाता है चैत? किस माह में चैता संगीत को गाते हैं? चैत माह में। चैत माह में, ठीक है। लोकगीत, देखिए लोकगीत क्या होता है? देखिए गीत जो होता है, देखिए कई तरह के गाने। अब लोकगीत क्या होगा तो उसी क्षेत्र में केवल पॉपुलर होगा, नहीं। अब भोजपुरी गाना साउथ में पॉपुलर नहीं होगा, भोजपुरी के बहुत सारे गाने लोकगीत के अंतर्गत, विशेष क्षेत्र में जाने जाने वाला गीत जो होता है लोकगीत होता है। भोजपुरी तो कोई गाना ही नहीं है, ठीक है। जो फाग,
फाग भी एक प्रकार का लोकगीत है। किस महीने में गाते हैं फाग? ठीक है, फागुन। फागुन माह में होली के अवसर पर गाया जाने वाले लोकगीत को फाग बोलते हैं। इसको फगुआ भी कहते हैं, नहीं फगुआ। ठीक जी है, जी। गांव देहात में देखते हुए गाते फगुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक होता है कजरी होता है। ठीक है, कजरी क्या होता है? एक तरह का नृत्य भी है और गाना भी है। ठीक है, ये सावन के समय में, ठीक है, युवक युवतियों के द्वारा गाया जाना लोकगीत है। ठीक है, तो कजरी किस महीने में गाएंगे? सावन। सावन। श्रावण के महीने में। ठीक है, एक होता है बारह मासा। ठीक है, बारह मासा का मतलब प्रत्येक, हमेशा, ऑलवेज, वर्ष भर में प्रत्येक माह के विशेषताओं का गीत द्वारा वर्णन किया जाता है, उसको मतलब बारह मासा कहते हैं। ठीक है, तो बारह मासा कब गाई जाती है? वर्ष भर, प्रत्येक माह में इसको गाते हैं बारह मासा। अब देखेंगे एक होता है जांत सारी। ठीक है, जांत सारी। अब देखिएगा छठ पूजा में देखिएगा क्या होता है ना, से बाहर से मतलब कुछ खरीद के नहीं पूजा करते हैं। जैसे घर में कुछ भी बनता है, ठेकुआ वगैरह बनता है, बिहार से है तो जानते ही हुएगा। तो उसमें देखिएगा मम्मी हाँ लोग जो जी होती सर। है क्या करते हैं ना, घर में ही सामान को पीसती है। नहीं, अनाज को हाँ पीसने का अच्छा। काम घर में ही होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांता बोलते हैं। जाता। जांता समझते हैं ना? जांता जी क्या सर। होता है? दो बड़ा बड़ा मतलब पत्थर होता है, उसके बीच में अनाज को रखा जाता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो उसमें से निकलता है। ठीक है, तो जांता। तो महिलाओं जब उस समय ना सामूहिक रूप से काम करती है, क्या करती है? सामूहिक रूप से काम करती है। क्योंकि कम फसल, क्या होता है, सब आदमी एक जगह ला के एक जगह ही सब लोग काम करते हैं। जब एक जगह जब काम करती है तो लोग क्या करते हैं, आपस में गीत संगीत भी करते हैं। ये महिलाओं के द्वारा चक्की अथवा जांता का उपयोग करते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, तो जाखा और चत्ती का जिससे जाखा और जाता और चक्की का जिसमें प्रयोग करते हुए महिलाएं जो गीत गाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? जांत सारी बोलते हैं। ठीक है, अब होता है नचारी। ये भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। यह प्रख्यान कवि विद्यापति के लोकगीतों का संकलन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। विद्यापति जो कि प्रख्यात कवि है, ठीक है, इनके लोकगीतों का संकलन किसमें आपको देखने को मिलता है? नचारी में। किसमें देखने नचारी। को मिलता है? नचारी में। ठीक है, विद्यापति। ठीक है, विद्यापति जी का कोई कृति याद है तो बताइए। बि- कुछ याद है विद्यापति जी के? कुछ भी नहीं याद है? एक भी तो बता दीजिए, कई बार बताया हूं मैं। कृति लता याद आया? कृति पटाखा, कृति लता कृति पताका किनकी है? इन्हीं की तो है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो विद्यापति का गीतों का संकलन किसमें आपको देखने को मिलता है? नचारी। नचारी में। अब विद्यापति की बात करेंगे तो ये शिव जी के भक्त थे। ठीक है, अब देखिए सोहर। सोहर कब गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके जन्म के समय पे महिलाओं के द्वारा क्या गाया? सोहर गाया जाता है। नहीं, सोहर। उसके बाद बात करेंगे सुमंगले। लगनी कब गाया जाता है? लगनी, लगन। अब देखिए शादी में। गांव देहात में जिसका विवाह जो होता है, तो देखिएगा विवाह से कितना दिन पहले गाना शुरू हो जाता है? 10 दिन पहले नहीं होता है? 10 दिन पहले, ज्यादा दिन पहले होता है क्या? 5 दिन पहले होता है। अच्छा, 5 दिन पहले होता है। ठीक है, देखो सब पता है इसको। ठीक है, तो कितना दिन? 4 से 5 दिन पहले क्या होता है? विवाह का गीत शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं लगन। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको लगन बोलते हैं। और बिहार में ऐसा मानता है जिनका ये शुरू हो जाता है घर बिहार से बाहर नहीं निकलते, नहीं, तो उसको लगनी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है बटोहिया होता है। ठीक है, ये देशभक्ति में भरा गीत है। ठीक है, देशभक्ति से भरा गीत है बटोहिया। ठीक है, और ये किसके गीत, ये किसकी रचना? बटोहिया। बटोहिया किसकी रचना है? श्री रघुवीर नारायण की रचना बटोहिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बटोहिया। ठीक है, श्री रघुवीर नारायण की रचना क्या है? बटोहिया है। ठीक है, फिरिंगिया। फिरिंगिया भी क्या? फिरिंगिया क्या है? ये लोक नृत्य, सॉरी, ये भी क्या है? तो ये देशभक्ति से भरा गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत अधिक हुआ था, फिरंगिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बिहार वाला में पढ़ा भी था फिरंगिया। ठीक है, उसके बाद देखिए पूर्वी। पूर्वी क्या है? इसमें बिरहनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत करती है। पूर्वी बिरहनिया। बिरहनिया किसे कहेंगे? बिरहनिया, देखिए ये सब शब्द आप लोग को भले ही भारी लग रहा होगा, लेकिन एसए का पेपर में को 100 नंबर का जो आता है ना, तो यही सब आता है। ठीक है, बिरहनिया। बिरहनिया मतलब क्या? जो बिरह, बिरह का मतलब क्या? दुख होता है, तकलीफ होता है। ठीक है, जो किसी से बिछड़ गया उसको बिरहनिया कहते हैं। तो बिरहनिया, ठीक है, एक पति भी हो सकता है, पत्नी के वियोग में पत्नी भी हो सकती है। ठीक है, पति की वजह से। तो इसमें बिरहनिया अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किस गीत में करती है? पूर्वी में करती है। किसमें करती है? पूर्वी में। पूर्वी। फिरंगिया किस प्रकार का गीत है? देशभक्ति से भरा देशभक्त। गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खूब हुआ था। बटोहिया की बात करेंगे, ये भी देशभक्ति से भरा गीत है। इसका रचना किसने किया था तो क्या बताएंगे?
श्री रघुवर रघुवीर नारायण। नारायण ने, ठीक है, ध्यान रखो। सुमंगली की बात करें, लगनी की बात करेंगे तो किसके द्वारा गाया जाता है, क्या बताएंगे? ठीक है, सॉरी, विवाह किस के किस अवसरों अवसर पे। पे गाया जाता है? तो विवाह के शुभ अवसर पे गाया जाता है। सोहर की बात करें, किसके अवसर पे गाया जाता है? तो शिशुओं के बच्चों के जन्म। जन्म में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है बच्चे का सोहर, जन्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें नचारी की, बात करेंगे, नचारी का, नचारी किनकी गीतों पर, किनकी गीतों का संकलन, क्या बताएंगे? विद्यापति। 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 ठीक है, ध्यान में, विद्यापति। विद्यापति जी के जन्म कहाँ पे हुआ था, बता सकते हैं? मिथिला। हम्म दरभंगा। गांव का नाम बताइए ना। बिस्फी इन्हीं का जन्म था क्या, बिस्फी में? सर इनका जन्म बिस्फी में हुआ था, हाँ बिस्फी में ही हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था पता है? तेरह बीसवीं चौका मधुबनी बावन, में हुआ था। ठीक है। हाँ, मधु। बीसवीं इनका याद, मधुबनी में जन्म का हुआ याद था। करने का, जन्म का याद करने का बहुत तरीका अच्छा है। 1352। तेरह चौका बावन, ठीक है, मतलब 1352 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान रखें, बिस्फी में हुआ था, ठीक है। कहते हैं ऐसे, इनके यहाँ ना, मतलब क्या था, ऐसे एक बार, मतलब ये काफी भक्त थे, मतलब किनके? शिव जी के। तो इनके यहाँ शिव जी ने नौकर नौकर बन के काम भी किया था, ठीक है, समझ गए? शिव जी नौकर बन के काम भी किए, उनको शिव जी को काफी डांटा उटा भी करते थे भगवान शिव को। तो एक बार मतलब इनको सच्चाई पता चल गई, से मेरे यहाँ नौकर बन के काम जो करते हैं सो मतलब भगवान शिव है। लेकिन उनका एक कंडीशन था, हम तुम्हारे यहाँ तभी तक रहेंगे जब तक सच्चाई किसी को पता नहीं रहेगा, जिस दिन सच्चाई पता चल जाएगा हम गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो शिव जी काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है शिव जी इनके यहाँ काम किए थे, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है, 1352 में जन्म हुआ था। और विद्यापति जी का बिस्फी में गांव, बिस्फी मधुबनी में जन्म हुआ था। इनके गीतों का संकलन की बात करेंगे, क्या है, क्या है इनके गीतों का संकलन? नचारी, क्या बोलते हैं? नचारी, जो कि किनको समर्पित है? सिर्फ प्रभु शिव जी को समर्पित है, ठीक है। ध्यान में, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, नृत्य एवं लोक नृत्य, ठीक है, ध्यान में रखना है।